हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और इस बार हम सार संग्रह का भाग 5 कर रहे हैं। सार संग्रह का जो भाग 4 है वो अध्याय 1 शीत युद्ध का अंत जो चैप्टर था उसके 4 भाग हमने बनाए थे। सार संग्रह बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि जो पूरा चैप्टर है उसको हम जब याद करते हैं तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं और जब हम प्रश्न को लिखते हैं तो हमारे बीच से जो नहीं शामिल करना चाहिए वो सारी चीजें हम शामिल कर देते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमारे साथ छूट सक जाते हैं। और साथ ही साथ जब कभी हमें फैक्ट वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो वो याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं, या फिर जब हमें कोई प्रश्न ऐसा आ जाए कि बड़ा लिखना है तो हम अक्सर जो है चकरा जाते हैं। ऐसे में ये जो सार संग्रह बनाने का उद्देश्य है, सार संग्रह का अर्थ ही होता है, शॉर्ट में हमने पूरा संग्रह किया है, यानी पूरे अध्याय को समरी करके बनाया है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनको इस तरह से क्रमबद्ध किया है कि आपको अध्याय भी पूरा समझ में आ जाए, एक एक करके सारी घटनाएं समझ में आए, एक दूसरे से जुड़ती हुई रहें और हमें बहुत आसानी से हम इसको याद भी कर लें। फिर चाहे कैसा भी प्रश्न हमारा आ जाए हम उसको याद करने के लिए अलग से आवश्यकता नहीं। इसी मैसेज अगर आप क्रम से पढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगा, कि स्टोरी अपने आप डेवलप हो जाती है और इसके माध्यम से आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अध्याय 2 द्विध्रुवीयता का अंत जो है, आज मैं उसका सार संग्रह लेकर आपके पास आई हूँ। कैसे हम क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो द्विध्रुवीयता यानी कि 2 ध्रुवों में बट जाना संपूर्ण विश्व का, ये आप पढ़ते रहे हैं, अभी परीक्षा का समय पास आ गया है तो आपको लगभग परिचित होंगे इस अध्याय से, पर कैसे हम क्रमबद्ध रूप से इसको याद करें उस बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। तो सबसे पहले हम देखें 1939 से लेकर 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका साथ साथ लड़े, यानी ये जो दोनों जो थे वो एक साथ धुर राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहे थे। लेकिन 1945 तक आते आते ये दोनों में मतभेद पैदा हो गए, यानी दोनों में आपस में जो है तनाव पैदा हो गया, कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो गए, भ्रम की स्थिति हो गई, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास पैदा हो गया। ऐसे में ये चीजें बढ़ती गई और संपूर्ण विश्व जो है 2 भागों में बट गया। इसे ही द्विध्रुवीयता कहते हैं। द्विध्रुवीयता में एक तरफ सोवियत संघ था, समाजवादी विचारधारा वाला, और उसके साथ उसके सारे जो राष्ट्र उसके साथ थे वो, दूसरी तरफ पूंजीवादी विचारधारा वाला जो अमेरिका था वो, और उसके साथ संलग्न सारे राष्ट्र। इस प्रकार से 2 ध्रुवों में संपूर्ण विश्व जो है वो बट गया था। अब सोवियत संघ का चूंकि इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा वर्णन है, पूरा सोवियत संघ के बारे में ही पढ़ाया गया है, तो चलते हैं सोवियत संघ कैसे अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके बाद सोवियत संघ जो है वो अस्तित्व में आया, यानी 1917 की क्रांति की उसके बाद जो है सोवियत संघ गणराज्य बना, 15 गणराज्य थे उनका एक संघ बना। और 1917 की क्रांति जो थी बोल्शेविक क्रांति, उसके नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। व्लादिमीर लेनिन ही कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा और यह सभी तरह से सशक्त था। पूर्वी यूरोप के देश जो है वो इसके अंकुश में आ गए थे, यानी कि यूरोप 2 भागों में बट गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सारे जो है सोवियत संघ के खेमे में आ गए थे और पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका के खेमे में आ गए थे। तो इस प्रकार से वो बहुत पावरफुल भी हो गया था। कहीं ना कहीं उस समय आज के अमेरिका के कंपैरिजन सोवियत संघ बहुत सशक्त था। तो फिर उसका विघटन क्यों हुआ, हम इस पर चर्चा करते हैं। अगर सोवियत संघ इतना ही शक्तिशाली था तो क्या कारण रहा कि उसका विघटन हो गया। ये बहुत ही एक बड़ी घटना थी कि जो सोवियत संघ अमेरिका को टक्कर दे रहा था, अचानक से ही वो संपूर्ण विश्व के उस पटल से जो है उसका अंत हो जाता है। तो बहुत चौंकाने वाली घटना थी। वो क्यों हुआ उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बहुत लंबी डिटेल है। धीरे धीरे हम इस कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और बोल्शेविक क्रांति के साथ ही सोवियत संघ जो है वो अस्तित्व में आया और इसके नेता लेनिन थे। चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ में एकमात्र पार्टी थी और इसके नेता भी उस समय लेनिन ही थे। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा वहां पर और कोई दूसरे दल को अनुमति नहीं थी, केवल एक ही दल था और वो था सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो
पहले तो सब कुछ ठीक था, सब ठीक चल रहा था, जैसा कि उन्होंने बड़े ही आदर्श विचारधारा के साथ बड़े थे, समाजवाद जो जिसको हम नाम से जानते हैं, और समाजवाद से वो साम्यवाद की तरफ बढ़ रहे थे कि एक ऐसी स्थिति आएगी जब सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा और सभी जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, तो ऐसी आदर्शवादी व्यवस्था की सोच लेकर वो बढ़े और आगे बढ़े और काफी सफलता भी उन्होंने पाई। लेकिन क्या हुआ, ये हम सब इसमें घटनाक्रम के रूप में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको अलग से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, पूर्वी यूरोप के जो देश थे उसके अंकुश में हो गए आ गए, और इन्हीं देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा गया। ठीक है, जो सोवियत संघ के देश थे, ठीक है, सोवियत संघ में शामिल देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा गया। ठीक है, दूसरी दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश कहा गया। के देश कहा गया। ठीक है, और पहली दुनिया के देश कौन से थे? पहली दुनिया के देश थे जो पूंजीवादी खेमे यानी अमेरिका के साथ जो लामबंद थे, वो देश पहली दुनिया के देश कहलाए, और ये सोवियत संघ वाले सारे जो देश थे इसके साथ जुड़े हुए थे, उनको दूसरी दुनिया के देश कहा गया। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसके पास इसकी पावर इकोनॉमिक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसका उपभोक्ता बाजार बहुत अच्छा था, सुई यानी पिन से लेके तो कार तक पूरी यही बनती थी। अब इनकी जो बुनियादी ढांचा था, स्ट्रक्चर था, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, उत्पादन हो, सब कुछ में ये बहुत अच्छे चल रहे थे। इतने अच्छे चलने के बाद अचानक क्या हुआ कि ये व्यवस्था अचानक से धराशायी हो गई और संपूर्ण विश्व पटल से ही लुप्त हो गए, और वो सारे गणराज्य एक एक करके बिखर गए। तो उसका कारण क्या था, उन पे हम अभी चलेंगे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, ये विघटन क्यों हुआ, तो सोवियत संघ में जो नौकरशाही थी वो बहुत हावी हो गई। नौकरशाही जो है हावी हो गई, यानी इसकी बहुत ज्यादा प्रधानता हो गई। ठीक है, जनता पर इसका शिकंजा जो है वो कसता चला गया, जिससे क्या हुआ, जब नौकरशाही बढ़ती है तो आम जनता परेशान हो जाती है। इसे लाल फीताशाही के भी वो कहते हैं कि अगर कोई काम करवाना है तो एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में बहुत समय लेते हैं, तो ये चीज हावी हो गई। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसमें लोकतंत्र तो था नहीं, बहुत बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, कठोर शासन था, ऊपर से नीचे तक सारे फैसले होते थे, नीचे से वालों के किसी के सुने नहीं जाते थे। एक और जो घटना थी वो थी कि 15 गणराज्यों में से, जो 15 गणराज्य जिसमें शामिल थे, वो 15 गणराज्यों में से रूस को प्रमुखता दी गई। रूस को प्रमुखता दी गई। ठीक है, तो ऐसे में असंतोष होना स्वाभाविक है कि भाई कोई किसी को भी लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई थी, देखो क्या होता है कि हमारे पास जो बजट होता है, जैसे हमारे घर में पैसा है, फिक्स है, 10,000 20,000 रुपए पर मंथ की इनकम है। अब उसमें से हमने मान लो 20,000 में से हमने 16,000 रुपए केवल और केवल अननेसेसरी यानी किसी भी एक फंड पर जो बहुत आवश्यक नहीं है, कपड़े लेने पे ही खर्च कर दी या कहीं घूमने चले गए, तो बचे हुए 4,000 में से हम अपनी बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। तो हमने 70-80% तो अननेसेसरी जो था उस पर खर्च कर दिए, तो क्या होगा, हमारी बुनियादी जो नीड्स हैं उनमें कमी आ जाएगी। हमको अपने जो मासिक जो बजट है, अपना खर्च है, उसमें से भोजन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सभी में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये हम भरपाई करेंगे। तो यही सेम सोवियत संघ के साथ भी हुआ। क्या हुआ कि अमेरिका ने जब परमाणु हथियार बनाए तो सोवियत संघ जो कि महाशक्ति दोनों थे, दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, तो उसको लगा कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा ना हो कि अमेरिका हमें दबा ले, कभी भी हमारे ऊपर परमाणु हमला कर दे।
तो सोवियत संघ ने भी अपने पर्यावरण परमाणु जो हथियार थे उनको उनका जखीरा बढ़ाना शुरू किया। अब जो मनी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो परिवहन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी चीजें, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, इन सब में जो खर्च होना था वो पूरा का पूरा पैसा हथियारों के ऊपर खर्च होने लगा। तो हथियारों में तो वो आगे बढ़े प्रतिस्पर्धा में, उन्होंने 2 परमाणु परीक्षण किए, उन्होंने और बड़ी मिसाइल बनाई, उन्होंने और बड़ी मिसाइल बनाई, पर जो बुनियादी जरूरतें थी वो सब चीजें धीरे धीरे करके पिछड़ता चला गया। तो जो रूस बहुत डेवलप था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो नीचे आता चला गया। तो ऐसे में ये जो है समस्या आई। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे हथियारों की होड़ में बुनियादी जरूरतों में बुनियादी ढांचा कमजोर हुआ। तो स्वाभाविक है, जब जनता परेशान होगी तो असंतोष भी होगा। ठीक है, कमजोर हो गया। उसके अलावा एक और चीज हुई थी, बुनियादी ढांचा जो है वो कमजोर हो गया था। उसके अलावा एक गलती और की थी, 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। ठीक है, उसके अलावा अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, लोगों को खत्म हो गई। ठीक है, तो ऐसे में ये सारी चीजें जो है घटनाएं घट रही थी, एक साथ नहीं हुआ कि एक साथ सब कुछ हुआ हो। बुनियादी ढांचा गिरा, जो एक 1970 मैंने कहा ना हथियारों की होड़ में पैसा लगाया। उसके अलावा अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, तो वहां काफी लंबा जो है युद्ध हुआ, चलता रहा वहां की सरकार के साथ। तो ऐसे में जो सैनिक खर्चा था वो सब कहीं ना कहीं सोवियत संघ को ही भुगतना पड़ा। तो बहुत सारा खर्चा उसमें होने से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। उसके अलावा जो अभिव्यक्ति की आजादी थी या लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म थी, लोगों को बोलने की भी आजादी नहीं थी। तो ऐसे में लोग जब अपना गुस्सा, क्रोध या अपनी अस्वीकारनेस जो थी वो अस्वीकार कर किसी चीज को कर रहे हैं, तो वो कार्टून के माध्यम से अपनी बात कहते थे, व्यंग के माध्यम से कहते थे। सीधे सीधे साहस नहीं था, नहीं तो उनको फिर उसका भुगतना पड़ता था अपना अपना। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारी चीजें घट रही क्रमबद्ध तरीके से, तो एक समय आया 1991 में और उसका अंत हो गया। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको हम अगले वीडियो में आपके समक्ष लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा आपके बहुत नजदीक है। तो अंत में हम और टिप्स लाएंगे कि परीक्षा में हम कैसे अधिक अंक अर्जित करें। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, अपनी कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी सलाह लेनी है परीक्षा संबंधी, तो आप जो है पूछ सकते हैं। उसमें मैं आपको परामर्श देने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई अगर वीडियो किसी विषय पे बहुत आपको लग रहा है बनाने के लिए, तो वो भी मैं बनाऊंगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और परीक्षा में बहुत अच्छे अंक अर्जित करें। धन्यवाद।